एवरीवन, मैं चंदना मुर्मू। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए क्लास में। पिछले क्लास में मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार के बारे में बताया था, जो था संयोजन अभिक्रिया और दूसरा था वियोजन अभिक्रिया। तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ तीसरे अभिक्रिया के बारे में, जो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब कोई एक पदार्थ विस्थापित होता है और द्वि विस्थापन का मतलब होता है दो पदार्थ विस्थापित होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा ले लेते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी अणु में यानी कि कोई एक पदार्थ होगा, यौगिक होगा, उसमें से किसी एक परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। यह है एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। विस्थापन का अर्थ होता है किसी परमाणु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके शिफ्ट कर देना। तो कोई भी परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा जो विस्थापित किया जाएगा, यहाँ पे उसका तीन विधि द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो सबसे पहला विधि है कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यानी कि जिसका क्रियाशीलता कम होता है उसको अधिक क्रियाशील वाला धातु विस्थापित कर देता है, हटा देता है। दूसरा है कम क्रियाशील अधातु का। पहला तो धातु, इसमें है अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन, यानी कि कोई एक यौगिक होगा जिसमें एक अधातु होगा, उस अधातु को उस यौगिक से अलग कर दिया जाता है। और तीसरा है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। तो कोई भी अम्ल से हाइड्रोजन का जब विस्थापन होता है, वो विस्थापन किसके द्वारा होता है? क्रियाशील धातुओं के द्वारा। तो सबसे पहला प्रकार को हम लोग लेंगे जिसमें कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन किस प्रकार से होता है, उसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट का। लोहे के टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तो दोनों के बीच जब अभिक्रिया होता है तो ये लोहा जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके खुद लोहा सल्फेट के साथ बैठ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, यानी कि परिभाषा के अनुसार किसी अणु में, अणु यानी कि ये है अणु, कॉपर सल्फेट का अणु है, इसमें उपस्थित किसी परमाणु को, यानी कि उपस्थित परमाणु कौन है? कॉपर है। ठीक है, तो इसको दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो दूसरा परमाणु कौन सा है? Fe है। तो Fe दूसरा परमाणु है जो कि एक अणु से एक परमाणु को विस्थापित कर दे रहा है। सल्फेट से आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और खुद उसके साथ जाके बैठ जा रहा है। ठीक है, तो इसे लोहा कहा जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट और Cu। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद इनमें क्या परिवर्तन होता है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, इसका रंग नीला होता है अभिक्रिया से पहले। ठीक है, अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन जैसे ही आयरन को डाला जाता है उसमें, तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण फेरस सल्फेट का रंग जो है, विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। और क्योंकि कॉपर की उपस्थिति के कारण आयरन के ऊपर एक पतला सा लाल परत जम जाता है जो कि कॉपर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है? आयरन विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील? तो पहला विधि में ही हम बताए थे कि कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित होना। ठीक है, यानी कि कॉपर जो है, कॉपर कम क्रियाशील होगा और Fe जो है वो अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर को यहाँ पे हटा दिया जा रहा है, यानी कि विस्थापित कर दिया जा रहा है और खुद आयरन जाके वहां पे बैठ जा रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया पहला उदाहरण। तो इसमें आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये कलर को याद करके रखेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है, और अभिक्रिया के बाद ये हल्का हरा रंग में बदल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फेरस सल्फेट पड़ने के कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है और आयरन के ऊपर हल्का सा लाल परत जम जाता है जो कि कॉपर का होता है। ठीक है, अगला उदाहरण है जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। ठीक है, तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे जिंक धातु जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जाके बैठ जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो इसका रंग अभिक्रिया से पहले नीला होता है और यहाँ पे अभिक्रिया के बाद जिंक सल्फेट का रंग जो है वो रंगहीन हो जाता है, रंगहीन, यानी कि जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, और इस जिंक के ऊपर कॉपर का एक लाल परत बैठ जाता है। जिंक के ऊपर कॉपर का लाल परत जम जाता है। ठीक है, तो ये है जिंक, ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, अब इसमें सारे तत्व ही संतुलित है। ठीक है, तो इसे संतुलित करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला उदाहरण हम लोग लेंगे कॉपर। कॉपर धातु को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तब कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है और सिल्वर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है और सिल्वर विस्थापित हो जा रहा है और नाइट्रेट की जगह में कॉपर जाके खुद बैठ जा रहा है और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में जैसे जिंक अधिक क्रियाशील धातु हो गया, क्रियाशील धातु, और कॉपर कम क्रियाशील। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी कॉपर अधिक क्रियाशील, और सिल्वर कम क्रियाशील। तो यहाँ पे कॉपर अधिक क्रियाशील धातु हो गया और सिल्वर कम क्रियाशील, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर को नाइट्रेट से विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ठीक है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है तो जिंक के ऊपर क्या होता है, कॉपर का हल्का लाल परत जम जाता है। तो उसी तरह से सिल्वर का कलर क्या होता है, सिल्वर यानी कि चांदी का कलर सफेद होता है, यानी कि सफेद चमकदार होता है वो। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर अभिक्रिया के बाद सिल्वर का सफेद चमकदार परत जम जाता है। तो ये जो एकल विस्थापन अभिक्रिया है, इनमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस अभिक्रिया में कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सा धातु कम क्रियाशील है। तो जो धातु
किसी अणु से कोई धातु को विस्थापित कर देता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और जो विस्थापित होकर दूसरी जगह अलग हो जाता है वो कम क्रियाशील होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, जिस तरह से हमेशा कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीला रंग का होता है, वो जलीय विलयन होता है, और अगर जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो रंगहीन हो जाता है। वही अगर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ अभिक्रिया करवा रहे होते हैं तो नीला रंग जो है वो हरा में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है। एक इस तरह से विलयन का रंग आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो कॉपर को विस्थापित करने के बाद अभिक्रिया के बाद जिंक के ऊपर कॉपर का लाल परत जम जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अभिक्रिया जो है वो लिखा हुआ रहेगा, और इसमें यह पूछा जाएगा कि जिंक के ऊपर का रंग लाल क्यों हो जाता है। तो जिंक के ऊपर का रंग लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का एक परत जम जाता है। ठीक है। उसी तरह से इसमें यह पूछा जा सकता है कि कॉपर के ऊपर का कलर जो है, कॉपर का रंग जबकि लाल होता है, तो कॉपर के ऊपर का रंग अभिक्रिया के बाद सफेद चमकदार क्यों हो जाता है। तो सफेद चमकदार होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर का जो है एक पतला परत जम जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक अगला उदाहरण है लेड। लेड का संकेत होता है Pb। लेड जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लेड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और खुद लेड क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ बैठ के लेड क्लोराइड बना रहा है। ठीक है। तो ये हो गया लेड, ये है कॉपर क्लोराइड, ये है लेड क्लोराइड, और ये हो गया कॉपर। ठीक है। तो इस तरह से ये सब अभिक्रिया से आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन से धातु को अधिक क्रियाशील कह सकते हैं हम लोग और कौन से धातु को कम क्रियाशील। यानी कि जो विस्थापित हो जाता है वो कम क्रियाशील और जिसके द्वारा होता है वो अधिक क्रियाशील धातु कहलाता है। ठीक है। परमाणु के विस्थापित होने का दूसरा विधि है कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। ठीक है। तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि जैसे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे सोडियम जो है ये एक धातु है और ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है। ठीक है। तो सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन का निर्माण होता है। तो ब्रोमीन का निर्माण होने के कारण यहाँ अभिक्रिया का रंग जो है वो भूरा विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में ये एक घोल होता है, विलयन होता है, जलीय विलयन। इसमें जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरीन जो है यहाँ पे गैस के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, और जैसे ही क्लोरीन गैस में प्रवाहित किया जाता है तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे है कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। तो सोडियम ब्रोमाइड जो है ये एक यौगिक है, इसमें कम क्रियाशील अधातु, तो ये अधातु है जिसके कारण इस अधातु को
विस्थापित कौन करता है? क्लोरीन करता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है और खुद यहाँ पे सोडियम के साथ बैठ के सोडियम क्लोराइड बनाता है। और यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन का निर्माण होता है अलग से, जिसके कारण ये जो विलयन होता है उस विलयन का रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि इस अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो ब्रोमीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में सोडियम में कोई नंबर नहीं, यानी कि एक परमाणु है। राइट साइड में सोडियम का एक परमाणु है। ब्रोमीन एक है, राइट साइड में ब्रोमीन दो है। तो ब्रोमीन को दो करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में दो लगाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन का राइट साइड में 2 लिखा हुआ है, यानी कि दो परमाणु। तो ब्रोमीन को दो करने के लिए उसके पहले मैं दो गुणांक किए, तो अब सोडियम भी दो हो गया। तो यहाँ पे राइट साइड का सोडियम को दो करने के लिए यहाँ दो गुणांक किए, जिससे क्लोरीन का मान दो हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस का मान Cl2 ही है। तो इस तरह से समीकरण भी संतुलित हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि सोडियम जो है वो एक धातु है, ब्रोमीन जो है एक अधातु है। ये दोनों तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर यह ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है और खुद सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। पोटेशियम आयोडाइड में भी जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम एक धातु है और आयोडीन जो है ये एक अधातु है। ठीक है, अधातु है। तो यहाँ पे अधातु जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि विस्थापित हो जाएगा और खुद क्लोरीन पोटेशियम के साथ बैठ के पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और आयोडीन को अलग कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन का I2 हो गया, तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं। 2 करने पर यहाँ पे पोटेशियम, राइट साइड में हम लोग को 2 करना पड़ा। तो इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड के सारे तत्व जो है संतुलित हो गए। लेफ्ट साइड में 2 पोटेशियम है, राइट साइड में भी 2 पोटेशियम है, आयोडीन 2 हो गए, आयोडीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी क्लोरीन 2 हो गए। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आयोडीन का निर्माण हो रहा है। तो आयोडीन का उत्पन्न होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं विलयन का रंग अभिक्रिया के बाद बैंगनी हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में अगर ऐसा समीकरण दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि इस विलयन का रंग अभिक्रिया के बाद बैंगनी क्यों हो जाता है, तो उसका रंग बैंगनी होने का कारण है आयोडीन का उत्पन्न होना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील हो गया और ब्रोमीन जो है वो कम क्रियाशील हो गया। अब परमाणुओं को विस्थापित करने का तीसरा विधि है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, एक धातु होगा जो अधिक अभिक्रियाशील होगा और वो एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं जैसे जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक जो है ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जा रहा है और खुद जिंक सल्फेट के साथ मिलके बैठ जा रहा है। ठीक है, ये है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु हो गया जिंक, जो ये एक अम्ल है, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। अगला अम्ल में जैसे जिंक अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ। ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2।
2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो अब इसमें लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में जिंक का एक परमाणु है, राइट साइड में एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु। तो लेफ्ट साइड में 2 गुणांक कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए 2 बैठाने पर क्लोरीन भी 2 हो गया, राइट साइड में क्लोरीन 2 हो गया। तो ये सब जो है लेफ्ट साइड के अभिकारक और राइट साइड के उत्पाद जो है दोनों संतुलित हो गए। ठीक है, इस तरह से जिंक जो है क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो इसी प्रकार से यहाँ जिंक के बदले में किसी और धातु को भी हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए, तब जाके वो अम्ल से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जिंक अभिक्रिया करता है फास्फोरिक अम्ल के साथ। ZnPO4 प्लस H2 बनाता है। तो लेफ्ट यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है। तो 3 और 2 को हम लोग 1 नहीं कर सकते हैं, मिला नहीं सकते, मतलब 3 को हम लोग 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, इसलिए 3 की साइड में 2 गुना करेंगे और 2 के साइड में 3 गुना करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम लोग 2 गुना करेंगे और राइट साइड में हाइड्रोजन के पास हम लोग 3 गुना करेंगे। तो हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6 हो गया। तो अब लेफ्ट साइड में 2 बैठाने पर फास्फोरस 2 हो गया, तो यहाँ पे P ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है, गैस के रूप में विस्थापित हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी अम्ल को हम लोग लेंगे तो वो हमेशा ही हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। ठीक है, तो एक आखिरी उदाहरण को हम लोग देखते हैं। वो है जब जिंक अभिक्रिया करता है एसिटिक अम्ल के साथ है। एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। ठीक है, इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को अलग करके CH3COO2Zl, यानी कि इसका नाम है जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को अलग करता है। तो जिंक का एक परमाणु है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक परमाणु CH3COOH, यानी कि यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे COO जो है वो 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका 2 और इसका 2, ये मिला के हो गया 4, तो यहाँ पे भी 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो जिंक जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जिंक एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये अम्ल का नाम आप लोग याद करके रखिएगा, एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल का आगे अम्ल क्षार लवण में उपयोग आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा। तो अब ये हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार।
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।